मगर वो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसका तस्वुर शायद आपके जहन में है या जिसकी आप हो सकता है बात कर रहे हो, वो अभी बहुत दूर है। नहीं नहीं, मसला इस मैं सिर्फ, नहीं नहीं, मैं सिर्फ जो है ये कह रहा था कि जो हालात पैदा हो रहे हैं, और पिछले दिनों ब्रिक्स जो समिट हुई थी और उसमें नई करेंसी की बात आई थी, एक नक्शा भी, और यही नहीं बल्कि 70-80 मुल्कों ने ये कहा था कि हम जो है मिल करके डॉलर में नहीं बल्कि मकामी जो करेंसी है उसमें हम जो है वो तजारत अपनी शुरू करेंगे। और इसी तरीके से तुर्की ने ये कहा था कि एक हम जो है अपना मुस्लिम जो है इस्लामिक कोई नेटो के तरह तर्ज पे हम कोई अपनी एक मिलिट्री बनाएंगे, ये बात भी सामने आई। तो इस तरह की मैं सिर्फ इस पस मंजर में कह रहा हूं खुल्लम खुल्ला कि जो यूएनओ है बेबस है, ओआईसी है बेबस है, इंटरनेशनल कोर्ट का आपने बढ़िया तजिया कर ही दिया। तो सवाल यह है कि इम्प्लीमेंट, भाई यूएनओ सिर्फ रिपोर्टर बन के रह गया, इतने लोग मारे गए, इतने जख्मी हो गए, इतना ये हो गया, अरे उससे क्या मतलब है? सवाल यह है कि कोई हाथ नहीं पकड़ सकता इजराइल का, तो कोई ना कोई चीज, कोई तो ताकत आएगी, कोई तो ऐसा करेगा। भाई दुनिया बेबसी में कब तक जिएगी? मैं सिर्फ इस पस मंजर में बात कर रहा हूं। और अभी जो आपने कहा ईरान ने यकीनन बना लिया, भी डिक्लेयर उस तरह से नहीं किया है, लेकिन हाँ बार बार ईरान ने कहा है कि हम जवाब देंगे, जवाब देंगे, जवाब देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप बराह रास्त ये चाहते हैं कि किसी तरह से खामनाई साहब हमसे बात करें, बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है। लेकिन ईरान ने कल कह दिया है कि हम डोनाल्ड ट्रंप के खत का जवाब वक्त आने पर देंगे, अभी नहीं देंगे। मतलब उनके कहने पे, उनकी धमकी से हम डरने वाले नहीं है, ये ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया। फदील साहब चूंकि कम वक्त बचा है 10 मिनट, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए पूरी दुनिया से, न्यूयॉर्क से, दुबई से, और हमारे साथ जो है सऊदी से भी जुड़े हुए हैं, कनाडा से भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत जगह से हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त देख रहे हैं हमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, रहमान साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है कोई ऐसा हंसी मजाक ये नहीं है। और मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसी कोई ताकत तो जरूर सामने आए जो लगे कि हाँ भाई ये कुछ कर भी सकती है। तो अभी जैसा कि कहा फजील साहब आपने कि फिर से प्लान बन रहा है कि भाई इसको, जंग को रोका जाए, लोगों को न मारा जाए। लेकिन कोई, अभी खबर ये भी आई कि साहब हमास में कुछ लोग जो है वो गाजा में कुछ लोग हमास के खिलाफ हो गए, ये खबर जो है वेस्टर्न मीडिया जो है बड़ा दिखा रहा है। लेकिन इजराइल के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है बड़े पैमाने पर, तुर्की में रजब तैयब अर्दगान के खिलाफ, वहां पे घेराव मचा हुआ है, कोई नहीं दिखा रहा है। क्यों? किस बात का डर है फदील साहब? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम लोग कहने को तो, रहमान साहब ने जो बात अभी कही वो एक थ्योरी प्रोसेस बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर, ये हमने भी सुना था बहुत पहले कि पूरी दुनिया से बॉर्डर को समाप्त कर दिया जाए, कोई कहीं भी आए, कोई कहीं भी जाए। लेकिन पूरी दुनिया को चलाएगा कौन? तो बात वही है कि अमेरिका चलाएगा, पूरी दुनिया अमेरिका बन जाएगी और अमेरिका चलाएगी। तो ये सच बात है कि हम लोग बोलचाल की भाषा में कोई बात सुन के इधर से उधर बोल देते हैं, लेकिन उसकी गहराई तक नहीं जाते। रहमान साहब सीनियर हैं और इसलिए बहुत अच्छा इन्होंने इस पर ध्यान दिया हम लोग को। हम लोग भी इसको नहीं इतनी गंभीरता से सोच रहे थे। कभी कभी हम लोग की कही हुई बातें जो हैं बहुत लंबे दूर तक मैसेज दे देती। ये सही बात है कि हम लोग को बोलते समय इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। और बन गुरियन एयरपोर्ट जो तेल अवीव में है, अमेरिका ने अपने लोगों से सख्त हिदायत दी है कि कोई भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल ना करे। और अमेरिका ने 2 दिन पहले अपने नागरिकों को इजराइल छोड़ देने के लिए हुक्म कर दिया है। बाकायदा एम्बेसी तक के लोगों को बता दिया है कि आप लोग इजराइल छोड़ दीजिए। तीसरी बात, अरब लीग की बात आपने कहा, तो अरब लीग की भी कल ही ये बात हो गई थी और उसी बात को लेकर के अब सीज फायर की बात शुरू हुई है। और 1-2 दिन में हमको लग रहा है कि सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि जंग अब होगी नहीं। किसी तरह से ये लोग एक कोशिश किए कि कुछ धमका वमका करके, कुछ बम गिरा के इनको डरवाने की कोशिश किए कि भाई हम बाइडेन नहीं है, हम ट्रंप है। तो
दुनिया अमेरिका जानती है, चाहे उस पर बाइडेन रहे या चाहे ट्रंप रहे। अमेरिका की ताकत को दुनिया को पता है कि क्या है, और हौसला और हिम्मत को भी पता है क्या है। जो कह रहा है कि हमारा नागरिक नहीं मरना चाहिए, और फिलिस्तीन कह रहा है कि एक बेटा शहीद हो गया, माँ जो है उंगली पकड़ के ले जा रही है दूसरा बेटा को हमास को दे रही है, इसको भी ट्रेनिंग दो, इसको भी सिखाओ, इसको भी लड़ाओ। ये दोनों के जज्बे का फर्क होता है, और जज्बा से ही लड़ाई जीती जाती है। कभी भी बिना जज्बे के कोई लड़ाई नहीं जीत सकते आप। अमेरिकन सोल्जर्स ऐसे होते हैं मुमताज भाई, जिनको अंधेरे में वो चल नहीं सकते, प्लेन रोड पे नहीं चल सकते, गांव की पनडुब्बी तो अलग छोड़ दीजिए, पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते, वो बिल्कुल सॉफ्ट बेबी की तरह। वो हथियार उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, हथियार चला सकते हैं, लेकिन 16 किलो की राइफल लेकर के LMG या MMG वो चढ़ नहीं सकते। वो हमारे भारत की तरह नहीं है कि रात को खाना खाए, बंदूक उठाए और चलते चलते लाहौर पहुंच गए। जब उर्दू में साइन बोर्ड दिखा तो कहे कि भाई कहाँ है, तो लोग कहे आप तो पाकिस्तान में आ गए। तो सरकार भी हतप्रत हो गई कि बारे हमारे जवान ये कितने मजबूत हैं कि रात को पैदल चल दिए, घरा कोहना में पता ही नहीं चल रहा था कहाँ चल रहे, कहाँ चलते चलते अमृतसर से लाहौर पहुंच गए। और जब उर्दू में साइन बोर्ड देखे तो कहे कि भाई हम कहाँ आए हैं, तो कुछ लोग सुबह सुबह बोले कि तो पाकिस्तान है, गाड़ दिए तिरंगा झंडा वहां पे, जो बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने उसको वापस कर दिया ताशकंद समझौता के तहत। तो ये जो दुनिया में जो लीडर है ना, इनकी अलग सोच होती है। ये आपका तो गर्दन कट जाए तो हंसते हैं, लेकिन अपना नाखून कट जाए तो रोते हैं। अगर नाखून में थोड़ा ज्यादा कट जाए तो रोने लगते हैं। ये वो लोग हैं, इन्हें बड़ा मजा आता है ऐसी कमरे में बैठ करके किसी को बम से उड़ाने में, और टीवी में बैठ करके देखते हैं कि हमने मार दिया, एनिमेशन क्रिएट करते हो लोग बैठ के। पहले लड़ाई का ना एनिमेशन बना रहे हैं आजकल पहले हमला करने से पहले उसका एनिमेशन तैयार किया जाता है वार रूम में बैठ करके, कि ऐसे मार देंगे, हूथी गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमास खत्म हो जाएगा, ईरान बिलबिलाने लगेगा। वहां जो बैठे हैं ना उनके नौकरी पेशा लोग, वो लोग एनिमेशन बना करके ट्रंप को और नेतन्याहू को दिखाते हैं बड़े बड़े स्क्रीन पर कि ऐसे हमारा मरकावा टैंक जाएगा, ऐसे गोला मारेगा, ऐसे उनके 100-200 लोग मर जाएंगे, वो आपका पैर पकड़ लेंगे। ये सब स्टोरी जो कोई भी लीडर हो, आजकल दुनिया में यही चल रहा है, हमारे इंडिया में भी यही चल रहा है। कैसे नरेंद्र केजरीवाल हार गए, सब ऐसे ही चलता रहता है। 4 चमचे बैठ जाते हैं दरबारी, वो नेता का कान भरते रहते हैं। ठीक उसी तरह से जितना अंडर एस्टिमेट हमास को इजराइल के जो वार रूम के लोग बैठ के कर रहे थे कि हिजबुल्लाह ने तो ड्रोन से तस्वीर खींच लिया नेतन्याहू को नाश्ता करते हुए, तो जो नाश्ता करते हुए ड्रोन से तस्वीर खींच रहा है वो बम नहीं गिरा देगा वहां पे। लेकिन शतरंज की बिसात पे जो लड़ाई होती है, जिम्मेदार होती है, वजीर को मार देने से आप जंग जीत नहीं जाएंगे, जंग और भड़क जाती है। जिस तरह इन्होंने हिजबुल्लाह को, हसन नसरुल्लाह साहब और कितने लीडर्स को मार दिया इन्होंने, उससे क्या हुआ, जंग और भड़क गई। देखा ना आपने 15 महीने के अंदर जंग कितनी मजबूत हो गई। ये सारे जो बड़े लीडर्स मारे गए, ईरान से लेकर के, यमन से लेकर के, हमास से लेकर के और हिजबुल्लाह तक, इन लीडर्स के मरने की वजह से उनके सैनिक दोबारा ज्यादा रिएक्ट किए और मजबूती से लड़े। कभी भी वजीर पे हमला कीजिएगा, सेना पलट के दोगुने ताकत से आप पर हमला करेगी। इसलिए लड़ाई का एक नियम होता है। यह काम बहुत होशियारी से हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ईरान के लोग कर रहे हैं कि उन्होंने अभी तक किसी बड़े लीडर्स को टारगेट नहीं किया, किसी को शहीद नहीं किया। हम शहीद इसलिए बोलते हैं कि दुनिया के हर सिपाही को हम सिपाही समझते हैं। दुनिया का कोई भी सिपाही मरता है तो उसको हम लोग शहीद ही कहते हैं। हमारे भारत के अंदर यही सिखाया जाता है कि पूरी दुनिया का सिपाही सिपाही होता है। जो सम्मान हम अपने शहीद को देते हैं, वही सम्मान हम दुश्मन देश के सिपाही के भी शहीद को देते हैं। ये हमारे भारत का कल्चर कि हम लोग दुनिया के सारे सिपाही को शहीद मानते हैं, भले वो हमारी गोली से ही मारा गया हो, लेकिन मरने के बाद उसे ससम्मान शहीद का दर्जा मिलता है। तो ये जो
ये जो कल्चर हमारा है ना, ये कल्चर अमेरिका का नहीं है, ये इजराइल का नहीं है, ये ब्राजील का नहीं है, ये फ्रांस का नहीं है, रूस और चाइना का हो सकता है। क्योंकि अभी रहमान साहब ने यूएसएसआर की बात की। यूएसएसआर इतनी पुरानी जंग अमेरिका से और जर्मनी से लड़ा है, कभी भी अपने एलाइज को धोखा नहीं दिया। और अमेरिका तो मास्टर है। अभी लेटेस्ट उदाहरण आपको यूक्रेन का देख लीजिए। तो ये सब अमेरिका पूरी तरह से डरा हुआ है, सारा युद्धपोत लेके भाग गया, अपना पूरा लाल सागर खाली कर दिया। और उसके जो बेस हैं अरब देशों के अंदर, वो अपने सिपाहियों को वहां से कम कर रहा है। लोग छुट्टी मांग मांग भाग रहे हैं और सबको हाई अलर्ट पे कर रखा है, इतना डरा हुआ है। नहीं तो अपना युद्धपोत वही छोड़ करके और 2-4 ठो युद्धपोत भेज देता है कि मारो इसको ठीक से। अगर नहीं डरता तो और 2-4 ठो को भेज देता कि इसको मारो हूती को ठीक से, लेकिन वो तो भाग गया। अब उसका तो अभी तक पता ही नहीं चला कि वो उसका युद्धपोत डूबा कि बचा, कहां है सागर में, पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए अमेरिका कहीं अब ये जंग नहीं बढ़ेगी। मेरे अपना जो बिल्कुल सोच है, बिल्कुल यही खबर आ रही है, यही खबर आ रही है। और तमाम लोगों का इस्तकबाल है जो हमें देख रहे हैं इस वक्त। 1000 से ज्यादा लोग जो है वो हमें लाइव वॉच कर रहे हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। यूनुस चौड़वारा साहब ने लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप के हूती पर हमले को लेकर अमेरिका के बड़े बड़े लीडरों ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि अब हूती पर हमला नहीं करना है, और यही बात को लेकर के वहां पे इख्तलाफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। राजा सिंह राजपूत साहब हमेशा कहते हैं कि लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत बहुत शुक्रिया। रहमान साहब से आखिरी सदारती खुतबे के तौर पे, चूंकि हम 1 घंटे का ही शो करते हैं, कल फिर हम बात करेंगे बाकी चीजों पे। बहुत सारी अपडेट्स जो हैं, बहुत सारे लोगों के हम सवाल नहीं ले सके। हमारे साथ एक कैप्टन साहब भी जुड़े हुए हैं, कैप्टन शमशाद आलम। उन्होंने बीबीसी और यूरोपियन यूनियन के देश यूक्रेन की युद्ध विराम के लिए इतना परेशान है या चिंता करता है, वो कभी फिलिस्तीन के युद्ध विराम के लिए क्यों चिंता नहीं करते, ये उनका सवाल है। खैर बहुत सारे सवाल हैं, मैं आज सवाल नहीं ले पा रहा हूं, मैं इसके लिए माजरत चाहता हूं अपने तमाम लोगों से। लेकिन रहमान साहब आपसे आखिरी कमेंट के तौर पे कि कुल मिलाकर के नतीजा क्या होगा, क्या जैसा फजील साहब ने कहा कि तरीका तो यही है कि फिर सीज फायर होगा, जंग तो रोकनी पड़ेगी, बातचीत तो करनी पड़ेगी, तो क्या इस पर अमेरिका आएगा? आखिरी में सदारती खुतबे के तौर पर है कि मैं कुछ जमीनी हकायक आपके सामने रख देता हूं, ये कहने से पहले कि क्या होने जा रहा है या क्या होगा। आपने ये भी कहा कि आखिर दुनिया में इसका क्या हल है, कोई सामने आए वगैरह वगैरह। ऐसा है कि ऐसा कोई मसला नहीं है जिसका कोई हल मुजव्वज़ा ना हो, तजवीज़ ना कर रखा हो दुनिया ने। मैं आपको सिर्फ 2 तंजीमों की बाबत बताता हूँ जिनका आजकल कहीं आप नाम भी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन दुनिया की 2 मवक्कर तरीन तंजीमें हैं। एक का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ मिलिट्री लॉ एंड द लॉ ऑफ वॉर, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। दूसरी तंजीम है स्वीडन इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका काम है कि पूरी दुनिया में अमन के सिलसिले में कहाँ क्या किया जा रहा है उस पर रिसर्च करना और एक सालाना रिपोर्ट शाया करना, और ज़रूरत हो तो साल से पहले ही रिपोर्ट शाया करना। ये दोनों ऐसी तंजीमें हैं कि दुनिया के हर मुल्क के बहुत आला दिमाग इसके मेंबर बनाए जाते हैं, और इनकी तरफ से अभी तक किसी किस्म का कोई भी मूव, कोई हरकत, कोई चीज़ आपके सामने नहीं आई होगी अरब इसराइल तनाज़े के सिलसिले में, फिलिस्तीन इसराइल कहना चाहिए। अच्छा, अब रही ज़मीनी हक़ाइक़ की बात, तो आपने ये भी कहा कि भाई फला मुल्क या कोई मुल्क सामने आए, कोई तो कुछ करे। तो ये इस सिलसिले में एक चीज़ याद रखिए, आम नज़रिया तो खैर है ही कि जिसको हम सियासत कहते हैं वो दरअसल सियासत नहीं है बल्कि इक़्तिसादियात है। पूरी दुनिया की सियासत इकोनॉमी पर डिपेंड करती है, मबनी है। तो ये अब इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया की, उसमें किस मुल्क के कौन से मफादात कहाँ इन्वॉल्व हैं, ये देखना पड़ता है हर बात से पहले।
आप मिडिल ईस्ट की बात ले लीजिए, देखिए सऊदी अरब में बेशुमार पैसा पूरी दुनिया का लगा हुआ है। कतर एक ऐसा मुल्क है मशरिक वस्ता का जो गालिबन सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो सबसे अमीर मुल्क है, और जहां अवामी फलाह बहबूद के वो काम किए जाते हैं जो अमेरिका में भी नहीं किए जाते। वहां बेशुमार चीजें तो मुफ्त हैं, स्टेट की तरफ से, इतनी दौलत है उस मुल्क के पास, उसकी इकोनॉमी बहुत ताकतवर है। अब यूएई पर आ जाइए, मुत्तहिदा अरब अमारात को देखिए, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक का वहां पर पैसा लगा हुआ है और मुस्तकिल लग रहा है, और बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द मुस्तकबिल में, बहुत इमीडिएट फ्यूचर में यूएई एक बहुत बड़ी इक्तिसादी ताकत बनकर उभरने वाला है। अब इन तमाम, क्योंकि आपने अरब ममालिक का जिक्र किया था, इसके साथ साथ ईरान की मिसाल सामने रखिए। जब अमेरिका ने सैंक्शंस ईरान पर लगाई तो वहां के लोगों ने, आप और मैं खुद ईरान गए थे और हमने देखा था कि किस मुसीबत से जिंदगी वहां के अवाम गुजार रहे हैं। और मैंने $100 जब चेंज कराए तो मुझे करोड़ों रियाल मिल गए वहां के, ये वहां की करेंसी का हाल था। तो इसको देखते हुए बहुत मुश्किल होता है किसी भी मुल्क के लिए अमली तौर पर ऐसी किसी जंग का हिस्सा बनना। वो सबसे पहले ये देखते हैं कि उनके कौन से मफादात फला मुल्क से टकराएंगे, और उससे पहले हाँ रही, क्योंकि दुनिया में शुरू से, जब से दुनिया बनी है, ये बैनुल अक़वामी सतह की मुनाफिकत कायम है कि हर आदमी अमन की बात करता है, अमन आलम की बात करता है, इंसानियत की बात करता है। आपने किसी भी मुल्क को इसके खिलाफ बोलते हुए नहीं सुना होगा आज तक कि वो अमन के खिलाफ कुछ कहे, जंग की हिमायत में कुछ कहे। जाहिरा सब लोग अमन चाहते हैं, अमन आलम की बात करते हैं। इसलिए अमन का जहां तक ताल्लुक है, अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो, आज तक चीन ने अमली तौर पर आगे आकर किसी मामले में क्यों नहीं हाथ डाला, बताइए आप मुझे। चुपचाप उसने अपना प्रेशर तो बिल्डअप किया है, इंडियन ओशन में अमेरिकी तसल्लुत खत्म कर दिया उसने। इंदिरा गांधी ने अंडमान में अमेरिकी बेस बनवा दी थी, उसका तदारुक हो गया एक तरह से। वो इस तरह खामोश तरीके से अपना तसल्लुत और अपनी कुव्वत बढ़ाता तो है, लेकिन अमली तौर पर सामने आकर वो किसी भी मामले में नहीं पड़ता, क्योंकि चीन के मफादात तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और सबसे ज्यादा अमेरिका में है। तो ये सब देखते हुए मैं ये समझता हूं कि अव्वल तो इस तरह की कोई पेशगोई करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है कि ये जंग कब तक चलेगी और ये मामला कब तक चलेगा, और या इसका कोई हल। देखिए, मसला कश्मीर की तरह फिलिस्तीन का मसला भी कब से हमारे सामने, दुनिया के सामने है, लेकिन इसका कोई वाज़ेह हल या कोई अमली हल अभी तक किसी ने तजवीज़ तक नहीं किया कि क्या होगा। हाँ, लिप सर्विस देने को सब ममालिक मौजूद हैं, लिप सर्विस देने को। अब आप अमरीकी अवाम की बात करते हैं, लेकिन अमरीकी अवाम किस हद तक अमली तौर पर सामने आकर अमरीका का हाथ पकड़ सकते हैं कि भाई आप वहाँ हथियार मत भेजिए, या कोई भी दूसरा मुल्क जो उनकी मदद, जो इसराइल की मदद इस मामले में कर रहा हो, या वो इंसानी तमाम तंजीमें बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा जो सिर्फ ये रिपोर्ट करके चुपचाप बैठ जाती हैं कि मासूम बच्चे कत्ल हो रहे हैं और पिछले हफ्ते में इतने हो गए और 535 दिनों में इतने हो गए, लेकिन वो भी ऐसी कोई तजवीज़ सामने नहीं लाती है कि इसको रोका जाए, इस कत्लेआम को रोका जाए, कम से कम बच्चों के कत्ल को रोका जाए। बहुत मुश्किल है। सियासत इस वक्त ऐसे पेचीदा मरहले पर है, दुनिया की सियासत और जियोपॉलिटिक्स का जब से इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है जब तक को बहुत संजीदगी से कुछ बड़े लोग मिलकर नहीं बैठेंगे और इसका कोई ऐसा हल डालकर, प्रेशर के जरिए दबाव डालकर इसराइल पर, और उस हल को मनवाएंगे, उस वक्त तक इस तरह की जंग को रोकना, इस कत्लेआम को रोकना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल की बात तो अभी ताजा तरीन जो मिस्र की तरफ से सीज फायर का ऑफर आया है या तजवीज आई है, कल तो उसके तफसीलात का इल्म होगा, तो मुमकिन है किसी हद तक उसमें कामयाबी मिले, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन तो बहुत खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 5 मिनट आज हमने ज्यादा ले लिया, और रहमान साहब क्योंकि बात कह रहे थे और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने अपडेट किया है कि जो यदि वो एरोन ने जानकारी दी है कि रिजर्व सैनिकों के विद्रोह यानी मुखालफत की बगावत की वजह से गाजा पे जो कब्जा का पूरा प्रोग्राम था वो रुक गया। तो बहरहाल चलिए कल फिर हम बात करेंगे, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम यही प्रोग्राम को रोकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब आपका, फदील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं, मैं आज नाम नहीं ले पा रहा हूँ सारे लोगों का, लेकिन बहुत सारे, चाहे वो सोराब हुसैन साहब हो, शम्स तबरेज, राजा सिंह राजपूत, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, और इसके अलावा आरिफ सैफी, अमित शुक्ला,
तो बहुत सारे लोग जो हमसे, सुल्तान साहब, मैं अगर सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कल इंशाल्लाह सबका नाम लूंगा, सबसे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही, बस। शुक्रिया, खुदा हाफिज, गुड नाइट।